नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के साथ ऑपरेशन लोटस से बड़ा खेल, बहुत बड़ा प्लान हो चुका है बिहार में लीक। खबर में आगे जिक्र होगा कि अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग और भाजपा पर किया तीखा हमला। इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि चाहे जो भी कर ले, न यूपी जीतेंगे और ना ही बंगाल जीत पाएंगे। चुनाव आयोग और बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। आगे आपको बताएंगे कि सीएम बनते ही नीतीश के साथ सिंधे मॉडल की शुरुआत, गृह मंत्रालय छिना, एनडीए में बढ़ी तकरार। और इसी के साथ आगे बताएंगे कि राजस्थान में शिंदे गुट ने बीजेपी को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर किया बड़ा फैसला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार के साथ ऑपरेशन लोटस से बड़ा खेल, प्लान हुआ लीक। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश की सीएम शपथ के साथ पीएम साहब के चाणक्य जी यानी अमित शाह का गेम बिहार में शुरू हो गया है। इसका पहला रुझान बिहार के मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार का गृह विभाग छीनने के रूप में सामने आया है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये तो अभी शुरुआत है, असली गेम साल 2027 में होने जा रहा है। और ये गेम ऐसा होगा कि जेडीयू पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी को हर हाल में बिहार में अपना सीएम चाहिए। जैसे ये खबर सामने आई है, हड़कंप मच गया है। क्यों और कैसे नीतीश कुमार से अचानक गृह विभाग छीन लिया और सिर्फ 4 सीटें कम होने की कैसे इतनी बड़ी कीमत नीतीश कुमार को चुकानी पड़ी, और 2027 का जो प्लान लीक हुआ है वो क्या है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन लिया गया है। आपको बता दें कि जब साल 1967 में बिहार में पहली बार जब गैर कांग्रेस सरकार आई थी, तो मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद के दौर में गृह मंत्रालय रमानंद तिवारी को मिला था। ऐसे में साफ है कि नीतीश के सीएम बनते ही गुजरात लॉबी अपना नैरेटिव सेट करने में लग गई है और शपथ के बाद ही खेल शुरू हो चुका है। चुनाव के बाद जब एनडीए के विधायक दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि नीतीश ही सीएम होंगे, तो ये दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए हैं। और मीडिया में तो यहां तक कह दिया गया था कि नीतीश कुमार ने पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। लेकिन शपथ के बाद जब मंत्रिमंडल की लिस्ट सामने आई तो पूरा खेल उल्टा दिखाई दिया। जो नीतीश कुमार एनडीए के विधायक दलों की बैठक में सबसे पावरफुल दिख रहे थे, वो मंत्रिमंडल की लिस्ट आने के बाद बहुत कमजोर, बहुत प्रेशर में और कुछ डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अंदर खाने की खबर है कि गृह विभाग को लेकर शुक्रवार को लिस्ट आने से पहले काफी उठापटक हो रही है और लिस्ट बनी फिर कैंसिल हुई। राजभवन पहुंचने के बाद भी लिस्ट पर नीतीश कुमार के साइन नहीं थे। देर शाम तक ये सब कुछ खेल चलता रहा, लेकिन बाद में फाइनल वही लिस्ट हुई जो गुजरात लॉबी के इशारे पर बनी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास खास तौर पर रहता था और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन दोनों की शासन में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर गृह मंत्रालय किसी सीएम के पास चला जाए तो ये माना जाता है कि उसकी ताकत कम नहीं, आधे से भी कम हो गई है। और जब सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है तो कहीं ना कहीं नीतीश की ताकत कम हुई है। आपको बता दें कि राजनीति के सीनियर जर्नलिस्ट को मानना है कि ये सब कुछ अचानक नीतीश कुमार से नहीं लिया गया, बल्कि जब संजय झा और ललन सिंह रातों रात चार्टर प्लान से दिल्ली आए थे तो उसी समय लगभग तय था। लेकिन फाइनल इस पर मोहर नहीं लगी थी, क्योंकि बीजेपी की 4 सीटें ज़्यादा थी। इसीलिए बीजेपी चाहती थी कि उसका अपना सीएम हो, और इस डिमांड को बीजेपी ने जेडीयू के नेताओं के साथ हुई बैठक में रखा भी था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग और भाजपा पर किया तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन 272 व्यक्तियों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, उन पर दबाव डाला गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा और एनडीए के पक्ष में कार्य कर रहा है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के संबंध में राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर चुनाव आयोग अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। भाजपा जो इस बार 272 सांसदों के आंकड़े से दूर रही, उसने 272 लोगों से राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखवाकर चुनाव आयोग को समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 30-35 वर्षों तक ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका या सेना में सेवा दी है, उनकी ओर से ऐसा पत्र लिखना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि उन पर दबाव डालकर ये पत्र तैयार कराया गया है। पूरा देश जान चुका है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा और एनडीए के पक्ष में काम कर रहा हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
चाहे जो भी कर लें, ना यूपी जीतेंगे और ना ही बंगाल जीत पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आगामी चुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर सपा के वोट कटवाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जहां इंडिया गठबंधन जीता है, वहां वहां हर विधानसभा सीट से 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी है, जिससे कि हम जीतने ना पाएं। इसके बावजूद ये चाहे जो भी कर लें, ये ना तो यूपी जीतेंगे और ना ही बंगाल जीत पाएंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इसके लिए अधिकारियों की टीम को लगा दिया है, इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। इनके निशाने पर कन्नौज भी आ गया है और ये भाजपा वाले जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कन्नौज के एसडीएम से बातचीत भी सुनवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर में सहयोग नहीं कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बनते ही नीतीश के साथ शिंदे मॉडल की शुरुआत, गृह मंत्रालय छीना, एनडीए में बढ़ी तकरार। जी दोस्तों, बिहार चुनाव के रिजल्ट में जहां विपक्ष की ओर खेरा होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अचानक उसके उलट नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ बड़ा खेला हो गया है और पीएम साहब की चाणक्य ने जो रातों रात ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब किया था, अब उसका पूरा खेल सामने आ चुका है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सिर्फ सजावटी सीएम बने हैं, असल पावर बीजेपी के पास है और सारे प्रदेशों की तरह बिहार भी अब दिल्ली से ही चलेगा, क्योंकि जो शाम को विभागों की लिस्ट आई है उसमें नीतीश कुमार झुंझुना उनको पकड़ा दिया है, क्योंकि जितने भी अहम विभाग हैं वो कोई भी नीतीश और जेडीयू के पास नहीं है। ऐसे में चर्चा चल पड़ी है कि 10 बार के सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू ने इतना अजीबोगरीब फैसला क्यों मान लिया, या फिर नीतीश अंदर खाने में अभी भी अड़े हुए हैं, क्योंकि लिस्ट पर नीतीश के विभाग का नाम नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार पर ऑपरेशन लोटस का खतरा था या फिर पूरी जेडीयू बीजेपी हो गई है। पूरे मामले पर अब लोगों ने अपनी इस रिपोर्ट में चर्चा लोग करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में शिंदे गुट ने बीजेपी को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर किया बड़ा फैसला। जी दोस्तों, एनडीए ने बिहार में भले ही प्रचंड बहुमत हासिल किया हो, लेकिन राजस्थान में उसे शिवसेना के शिंदे गुट ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है। शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि राजस्थान में जल्द होने जा रहे नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में तमाम सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसे भी कुछ सीटें देती है तो ठीक, वरना पार्टी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने कोटा में धर्मांतरण मामले को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया जताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली। वेणुगोपाल बोले, लोकतंत्र पर हमला, हम नहीं रहेंगे चुप। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 14 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली आयोजित की जाएगी। इस रैली का उद्देश्य चुनाव व्यवस्था में कथित धांधलियों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हो रहे हमले के खिलाफ देश भर में संदेश देना है। केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंच रही है। वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि वोट चोरी का साया हमारी डेमोक्रेसी पर मंडरा रहा है, जो सबसे बड़ा खतरा है। हमारे संविधान को खत्म करने की इन कोशिशों के खिलाफ पूरे देश में मैसेज देने के लिए कांग्रेस 14 दिसंबर नई दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली करेगी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमें भारत के कोने कोने से करोड़ों सिग्नेचर मिले हैं जो बीजेपी भारतीय चुनाव आयोग के गलत तरीके जैसे बोगस वोटर्स को जोड़ने, विरोधी वोटर्स को हटाने और बड़े पैमाने पर वोटर रोल में हेराफेरी करने को गलत ठहराते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शाह के साथ मीटिंग, नीतीश ने टेके घुटने, राजनीति से लेंगे क्या संन्यास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर नीतीश कुमार की राजनीति भाजपा खत्म करने वाली है। एक तरफ अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की होटल में मीटिंग हुई है, तो दूसरी तरफ खबर सामने आ गई कि नीतीश कुमार ज्यादा दिनों के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, कुछ ही दिनों बाद इस्तीफा दे देंगे। खबर तो यहाँ तक सामने आ रही है कि भले ही 75 साल के होने के बाद मोदी रिटायर नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। इसकी स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात लॉबी ने तैयार की है, यानी कि भाजपा कुर्सी से बाद में हटाएगी, उससे पहले उनकी राजनीति पर तलवार लटक चुकी है। मोदी के चाणक्य ने दिल्ली दरबार में ऐसी
चाणक्य नीति बनाई है कि खुद नीतीश घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। आपको कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव के नतीजों में बड़ी बेईमानी का दावा, आरजेडी ने किया आंकड़े दिखाकर मचाई सियासी हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों से विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मायूस है। इसी के साथ तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि नतीजों में घपला किया गया है। इसी क्रम में आरजेडी के एक्स पोस्ट में 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी कर यह दावा किया गया है कि विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट किए गए। दरअसल इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी रही जहां उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर हुई। संदेश के केवल 27 वोट से तो आगियाओं में 95 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार हारे और इसी को लेकर तेजस्वी यादव की आरजेडी दावा कर रही है कि यहां पर पोस्टल बैलेट को जानबूझकर रिजेक्ट किया गया। अगर सभी बैलेट की गिनती की जाती तो इन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार का कब्जा होता। राष्ट्रीय जनता दल के एक्स पोस्ट में यह दावा किया गया है कि महागठबंधन को जबरन बेईमानी से कई सीटें हराई गई हैं। उसमें लिखा गया है कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े, नवीनगर विधानसभा में 112 वोटों से आरजेडी हारी, 132 पोस्टल बैलेट जो है वो वोट रिजेक्ट हो गए। वहीं अगियाओं विधानसभा में 95 वोटों से सीपीआईएल हारी और 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। संदेश विधानसभा में 27 वोटों से आरजेडी हारी और 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोर देने वाले ये आंकड़े, इस प्रकार का पोस्ट आरजेडी ने किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव में पैसे बांटने पर बीजेपी मार्गदर्शक मंडल की नाराजगी, इसी के खिलाफ एफआईआर। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में वोट के बदले नोट का खेल पीएम साहब और इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार को भारी पड़ गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी में ही पीएम साहब के विरोध शुरू हो गया है और सरेआम मंचों से मार्गदर्शक मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव और एसआईआर को लेकर ज्ञानेश जी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कैसे पीएम साहब की पार्टी में उन्हीं के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है और कहां और कैसे ज्ञानेश जी के विभाग को जेल जाने की बात आ गई, यह हम आपको आगे अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव को एनडीए के पक्ष में पलटने में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इफेक्टिव रही तो वो बीच चुनाव महिलाओं खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाने की घटना थी। एक औसत अनुमान के मुताबिक एक विधानसभा में करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च किया गया। दावा किया जाता है कि इसका मकसद महिलाओं को रोजगार परक बनाना है, लेकिन अगर बिहार घूमने निकल जाएं तो एक भी महिला ने इस 10,000 रुपए से कोई रोजगार नहीं किया और सरकार ने भी अब तक इसकी सुध नहीं ली, क्योंकि पीएम साहब और नीतीश बाबू का मकसद तो कुछ और ही था और वो इस मकसद से प्रचंड बहुमत पाने में सफल हो गए। लेकिन जो बिहार के विकास को 14,000 करोड़ रुपए था वो चुनाव में वोटर्स को लुभाने में खर्च हो चुका है और अब उस 10,000 की कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बनाए हुए है और ज्ञानेश कुमार बल्कि पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को सवाल के घेरे में ले रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि विपक्ष ही नहीं, अब बीजेपी में भी इसको लेकर विद्रोह के स्वर उठने शुरू हो गए हैं और कभी जिन नेताओं को बीजेपी से जानबूझकर किनारे करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था, अब मौका मिलते ही मार्गदर्शक मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ उससे मार्गदर्शक मंडल के नेता मुरली मनोहर जोशी बिल्कुल खुश नहीं है। दरअसल मुरली मनोहर जोशी दिल्ली में पूर्व चुनाव आयुक्त जी कृष्णमूर्ति के 91वें जन्मदिन दिवस पर बोल रहे थे और उन्होंने आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पर बहुत लंबा लेक्चर दिया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा है कि पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि संविधान हमें न्याय का अधिकार देता है, यह अधिकार हमें आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए भी मिला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अधिकार की बात करें तो इसके लिए हमारे पास वोट का हक है, लेकिन इस वोट के अधिकार का तब तक अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक आर्थिक न्याय ना मिले। उन्होंने कहा कि आज लोग सवाल उठाते हैं कि चुनाव से पहले कैश बांटा जा रहा है, सरकार कहती है कि ऐसा वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं बल्कि आप वोट खरीदने के लिए पैसा बांटते हैं और ये वोट खरीदने जैसा है। ऐसे में साफ है कि मुरली मनोहर जोशी मोदी सरकार की इस नीति से ना सिर्फ नाखुश हैं बल्कि वो चाहते हैं कि कोई भी सरकार ऐसा ना करे, क्योंकि जब ये बात मुरली मनोहर जोशी ने शुरू की है तो ज़रूर ये बात संघ से होते हुए बीजेपी के अंदर खेमे तक जाएगी और ये भी तय है कि इस पर हंगामा होगा। वैसे भी मोदी सरकार पिछले 3-4 इलेक्शन से इस नई पॉलिसी पर काम कर रही है। जैसे चुनाव आता है, महिलाओं को रिझाने के लिए कोई योजना लॉन्च होती है। राजस्थान में सिलेंडर का दाम घटा दिया गया तो महाराष्ट्र का चुनाव रोककर वहां महिलाओं के नाम से 3 महीने तक योजना को चलवाया और बिहार में तो
हद हो गई। यहाँ बीच चुनाव में महिलाओं के खाते में पैसा दिया गया और अब आगे के राज्यों में भी कुछ इसी तरह की योजनाओं की तैयारी जरूर बीजेपी कर रही होगी। लेकिन जिस तरीके के चुनाव से पहले और चुनाव के बीच कुछ लाभ देकर लूटने की परंपरा शुरू हुई है, ये ना तो देश के लिए ठीक है और ना ही लोकतंत्र के लिए। और जिस तरीके से जोशी जी ने सवाल उठाया है, ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी को बुरा फंसा दिया है। और एक और जहां बिहार के बीच चुनाव में मोदी का मार्गदर्शक मंडल ही उनके खिलाफ सवाल उठा रहा है, तो वहीं परम ज्ञानी ज्ञानेश कुमार जी भी बुरा फंस गए हैं, क्योंकि उनके एसआईआर ने ऐसा हड़कंप मचाया है कि लोग फांसी के फंदे पर झूले जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग के पास अपनी कोई टीम तो है नहीं, वो दूसरों की विभागों पर जबरन कब्जा जमाए हुए है और जो लोग दूसरे कामों के प्रशिक्षित हैं उनको एसआईआर में लगा दिया गया है। ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, सरकारी योजनाओं के माध्यम से वोट प्रभावित करने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने भाजपा शासित राज्यों पर सरकारी योजनाओं के माध्यम से वोट प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि कई राज्यों में चुनाव अवधि के दौरान सरकारी धन का सीधा वितरण कर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, सपा 2027 में भाजपा को हराने को तैयार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा तो भाजपा को हराने के लिए तैयार है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने वाराणसी में दाल मंडी में चौड़ीकरण के लिए की जा रही कार्रवाई को राजनीतिक ध्वस्तीकरण करार दिया है। पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार में लोग खुलकर कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। इनकी नीति है कि लोगों को इतना डरा दो कि वो अपनी बात ना कह सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 19 साल बाद नीतीश के हाथ से फिसला गृह मंत्रालय, सम्राट चौधरी को मिली कमान, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, यहां पर बिहार में शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं रहेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है और ये अपने आप में बड़ी खबर है। 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास गृह मंत्रालय रखते रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा इसे लेने में कामयाब हुई। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भू राजस्व और खनन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंगल पांडे को एक बार फिर से स्वास्थ्य एवं विधि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बने हैं। नितिन नवीन को पीडब्ल्यूडी का विभाग दिया गया है। वहीं दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एसआईआर, आदिवासियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने की साजिश, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करवा रहा है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर आदिवासियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने की सुनियोजित साजिश है। कांग्रेस पार्टी के आदिवासी विभाग के प्रमुख विक्रांत भूरिया ने यह भी कहा कि आदिवासियों के लिए एक प्रवासन नीति बननी चाहिए। विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश में सिविल जज परीक्षा 2022 के परिणाम को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि एक भी आदिवासी का चयन नहीं किया गया, जो आरक्षण खत्म करने का एक तरीका है। विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि एसआईआर में की गई जल्दबाजी से आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आदिवासी पलायन पर हैं। हालत यह है कि 70% से ज्यादा गाँव खाली पड़े हुए हैं। ये सरकार आदिवासियों को रोजगार नहीं दे पाई। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बीच अनंत सिंह को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। जी हां दोस्तों, मोकामा के बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह को गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट से झटका लगा। दुलार चंद यादव हत्या मामले में दाखिल की गई उनकी जमानत याचिका एमपी एमएलए विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस हत्या के मामले में पटना पुलिस ने अनंत सिंह को कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर पटना स्थित बेऊर केंद्रीय कारा में भेज दिया था, जहां वो न्यायिक हिरासत में बंद हैं। विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान मोकामा इलाके में हुई फायरिंग में दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी। घटना के बाद यादव समुदाय के लोगों ने विधायक अनंत सिंह समेत उनके समर्थकों पर हत्या की साजिश और सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया था। इसी आधार पर दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे, जनता को सड़कों पर उतरना होगा। अशोक गहलोत का चुनाव आयोग पर
बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर देश भर में बढ़ते विवादों पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि एसआईआर को लेकर जो हालत बने हैं उसके लिए पूरी तरह चुनाव आयोग जिम्मेदार है। गहलोत ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में विवाद खड़े हो रहे हैं और इसकी वजह आयोग की गंभीर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि आयोग ने बिना राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए जल्दबाजी में ये प्रक्रिया लागू कर दी। गहलोत ने कहा कि अगर आयोग सभी दलों को बुलाकर कहता कि पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, कोई फर्जी नाम नहीं जोड़ा जाएगा और किसी सही मतदाता का नाम नहीं हटेगा, तो स्थितियां ऐसी नहीं बनती। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से ठीक पहले प्रक्रिया शुरू करना खुद में संदेह पैदा करने वाला कदम था। बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक लड़ाई केवल राजनीतिक नेताओं से नहीं लड़ी जा सकती। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जनता को भी आगे आना पड़ेगा। हमारा मार्ग अहिंसा का है, जबकि ये लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं। ऐसी लड़ाई जनता के सहयोग से ही लड़ी जा सकती है।